काबुल में ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी एनडीएस के यूनिट के दफ्तर में आग लगने के बाद की तस्वीर है, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार और आधुनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। लेकिन ये आग कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। वो इसलिए ताकि ये आधुनिक हथियार और उपकरण तालिबान के हाथ न लग सके। इसलिए खुफिया एजेंसी एनडीएस ने खुद ही इन्हें जला दिया। पिछले दिनों की घटना से सबक लेते हुए ऐसा किया गया। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की मदद से ही चलाया जा रहा था। इसीलिए ये हथियार और उपकरण अमेरिका ने ही एनडीएस को दिए थे। 20 साल के बाद कल अफगानिस्तान से वापस लौट जाएगी अमेरिकी सेना। अमेरिका कल से ही काबुल में अपना दूतावास भी बंद करने की योजना बना रहा है। 20 साल से अफगानिस्तान में डटी अमेरिकी फौज के लिए घर वापसी की घड़ी आखिर आ ही गई है। 31 अगस्त यानी मंगलवार को अमेरिका की फौज वापस लौटने वाली है। ये डेडलाइन पहले से ही तय है, यानी इसमें अभी कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। फौज की वापसी के साथ ही अमेरिका काबुल से अपने उस दूतावास को भी समेटने जा रहा है, जो कि दुनिया में उसके सबसे बड़े दूतावासों में से एक है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पड़ोसी देश पाकिस्तान या यूएई में नया दूतावास खोल सकता है। अमेरिका का कहना है कि सेना वापसी के बाद भी अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी रहेगा। काबुल की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद बुलंद हुए अलकायदा के भी हौसले। बरसों बाद ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज अफगानिस्तान लौटा। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दुनिया के कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा का टॉप कमांडर अमीन उल हक भी अफगानिस्तान लौट आया है, वो भी कई बरसों के बाद। अमीन उल हक जब आया तब उसके साथ भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम थे और वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। अमीन उल हक के समर्थक उसके साथ सेल्फी खिंचवाने लगे, फोटो लेने लगे। ये कितना खूंखार आतंकी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमीन उल हक अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। अमीन उल हक 1980 के दशक से ही ओसामा बिन लादेन के साथ जुड़ा हुआ था। लादेन जब अफगानिस्तान में तोरा बुरा की पहाड़ियों में था तो हक उसका सिक्योरिटी इंचार्ज था। काबुल एयरपोर्ट पर आज एक बार फिर हुई हमले की कोशिश। एक संदिग्ध कार से दागे गए 5 रॉकेट, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। काबुल एयरपोर्ट के पास आज गहरे काले धुएं का गुब्बार उठता दिखा। बहुत दूर से ही आसमान की ओर धुआं उठता दिखाई दे रहा था। इसकी वजह साफ नहीं थी, लेकिन आज काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। जो रॉकेट दागे गए वो इस संदिग्ध कोरोला कार के पिछले हिस्से से दागे गए, जहां पूरा रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था। रॉकेट दागे जाने के बाद इस कार ने भी आग पकड़ ली और वो खाक हो गई। हालांकि इस रॉकेट हमले के बीच भी अमेरिकी सेना के विमानों के उड़ान भरने और उतरने का सिलसिला चलता रहा। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ये हमला भले ही नाकाम हो गया हो, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर खतरा अभी भी बना हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए अमेरिका की वापसी का इंतजार कर रहा है तालिबान। तालिबान ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद ही सरकार बनाने की कसरत शुरू की जाएगी। अफगानिस्तान में अब सब कुछ तय समय से चला तो औपचारिक रूप से तालिबान राज आने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूर्व अफगानी पीएम और हिजबे इस्लामी के लीडर गुलबुद्दीन हिकमतयार ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद ही सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच कतर के दोहा में नई सरकार पर मंथन चल रहा है। पिछली सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने कल रात दोहा में तालिबानी नेताओं के साथ बैठक की। तालिबान सरकार को लेकर चीन और पाकिस्तान बहुत उत्साहित हैं। काबुल में चीन के राजदूत ने तो तालिबानी नेताओं से मुलाकात की। इस बीच तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की पिछली सरकार में तैनात सुरक्षा कर्मियों को धीरे धीरे हटाया जाएगा। अफगानिस्तान के संकट के बीच अफगानियों के सामने कैश का भी संकट। अफगानी परिवार के बैंकों में जमा पैसों पर तालिबान ने लगाया ताला। बैंकों में जमा पैसा अफगानिस्तान के लोगों का है, लेकिन उस पर कंट्रोल तालिबान ने अपने हाथ में ले लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं।
लोग अपनी जरूरत के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, कई लोग पैसा निकालकर अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने बैंकों से पैसा निकालने की लिमिट तय कर दी है। अब हर हफ्ते एक खाता धारक केवल 18,000 अफगानी रुपए ही निकाल पाएगा, लेकिन बैंकों के बाहर इतनी भीड़ है कि पैसा निकालना भी एक जंग जैसा है। तालिबान ने पैसा निकालने की लिमिट तय कर दी है, लेकिन अफगानिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पीने के पानी से लेकर खाने की प्लेट बेहद ऊंची कीमत पर मिल रही है। अपना मुल्क छोड़कर निकल रहे अफगानियों के सामने अब एक बड़ा सवाल कि जाएं तो कहां जाएं। तुर्की ने अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। तालिबान से भयभीत अफगानियों का देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज तड़के 150 अफगानी को विशेष विमान से अल्बेनिया लाया गया। इस तरह आज कुल 607 लोगों को निकाला गया। अल्बेनिया ने अपने यहाँ करीब 4,000 अफगानियों को रखा है, लेकिन तुर्की ने आज साफ कह दिया है कि अब वो और अफगानियों को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता। तुर्की अब तक करीब 3 लाख अफगानियों को अपने यहाँ शरण दे चुका है, लेकिन अब उसने शरण देने से तौबा कर ली है। तुर्की अब अपनी पूर्वी सीमा को शरणार्थियों के लिए बंद करने की तैयारी कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों की नई खेप को रोका जा सके। तालिबानी नेता का इंटरव्यू करने वाली पहली महिला एंकर ने भी छोड़ दिया अफगानिस्तान। तालिबान के डर से बेहिस्ता काबुल छोड़कर चली गई हैं। 24 साल की बेहिस्ता अरगांद अफगानिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल टुलू न्यूज में काम करती थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद किसी न्यूज चैनल पर तालिबानी नेता का इंटरव्यू करने वाली वो पहली महिला एंकर थी। 17 अगस्त के उस इंटरव्यू के जरिए ये प्रचारित किया गया कि तालिबान अब बदल गया है, लेकिन उस बदलाव की डरावनी हकीकत सामने आते ही टुलू न्यूज की एंकर बेहिस्ता ने भी देश छोड़ दिया। बेहिस्ता ने कहा है कि अब वो तभी अफगानिस्तान लौटेंगी जब तालिबान देश के हालात बेहतर होंगे। मैं आपको आपकी सारे ऑडियंस को सलाम करती हूँ। मेरे साथ में सारा फैमिली अफगानिस्तान से निकल चुकी है। तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं पर नौकरी न करने समेत कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है। अफगानियों की मदद करती रही, लेकिन खुद की जान सलामत नहीं रही। काबुल हमले में मारी गई अमेरिका की एक 23 साल की महिला सैनिक की दास्तान बेहद दर्दनाक है। अमेरिकी सेना की वर्दी में निकोलस और उसकी गोद में एक नवजात अफगानी बच्चा। अफगानिस्तान की मानवीय त्रासदी की ये एक अलग ही तस्वीर है। ये अमेरिकी नौसेना की 23 साल की सार्जेंट निकोल एलजी की तस्वीर है, जो कि उन 13 अमेरिकी सैनिकों में से एक है जो काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में मारे गए। 21 अगस्त को निकोल ने अफगानी बच्चे को पकड़े हुए अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो बहुत वायरल हुई थी। ये महिला सैनिक एयरपोर्ट पर उन लोगों की मदद कर रही थी जो कि काबुल छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये महिला सैनिक साल भर पहले ही अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई थी। हमले में मारे जाने से 3 हफ्ते पहले ही इसका सार्जेंट के पद पर प्रमोशन हुआ था। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। 13 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में एयरफोर्स बेस पर ये उन जवानों के शव हैं जो काबुल एयरपोर्ट हमले में मारे गए थे। जैसे ही अमेरिकी सैनिकों के शव पहुंचे, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शहीद सैनिकों को सलाम किया। इस दौरान जो बाइडेन के साथ उनका परिवार और अधिकारी मौजूद रहे। काबुल में पिछले हफ्ते फिदायीन हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों के शव रविवार को अमेरिका के डेलावेयर लाया गया। पूरे सम्मान के साथ डोवर एयरफोर्स बेस पर उतारा गया। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को फिदायीन हमला हुआ था। इस हमले में 174 लोग मारे गए थे, जिसमें से 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे।
काबुल में आतंकी साजिशकर्ताओं पर अमेरिका का वार, मगर तालिबान ने कहा 31 अगस्त के बाद अमेरिका के लिए इस तरीके की कार्रवाई करना नहीं होगा मुमकिन। तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी और इंतजामी कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने यह भी वाजे कर दिया है कि 31 अगस्त जो है वो आखिरी डेट होगी इनखला की, इसमें तोसी नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब भी अमेरिकी सेनाओं का नियंत्रण है। अमेरिका यहां से अपने सैनिकों और नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है, मगर ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आखिर 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की तस्वीर क्या उभरती है। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ही कस्टडी में रहेंगे अभिनेता अरमान कोहली। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अरमान कोहली को 1 सितंबर तक कोर्ट ने एनसीबी कस्टडी में भेज दिया है। अभिनेता अरमान कोहली को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया था। उन्हें कोर्ट ने फिलहाल 1 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया है। अरमान कोहली को ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था। उनके जुहू स्थित बंगले पर ड्रग्स पेडलर अजय राजू सिंह और एक अन्य साथी की निशानदेही पर छापेमारी की गई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अरमान कोहली के घर से कोकीन भी बरामद हुई थी। एनसीबी अभिनेता अरमान कोहली से पूछताछ करके इस पूरे ड्रग रैकेट कनेक्शन की पड़ताल करना चाहती है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर सियासत तेज। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में मंदिर के बाहर भजन कीर्तन और शंखनाद सुनाई दिया। पुणे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने शंख बजाकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी आरती घंटी बजाकर फिर से मंदिर खोलने की मांग की गई। महाराष्ट्र में आज पूरे दिन इसी तरह मंदिर खोलने की मांग पर हंगामा मचता रहा। मुंबई, पुणे के मंदिरों के बाहर बीजेपी और पुलिस के बीच इसी तरह आमना सामना हुआ। भाजपा नेता राम कदम समेत कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी पूछ रही है कि उद्धव सरकार शर्तों के साथ मंदिर खोलने का ऐलान क्यों नहीं करती। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आने की वजह से मंदिर में दर्शन की छूट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना के 5000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में नहीं सुलझ रहा कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की, तो चुनाव में कैप्टन के चेहरे को लेकर प्रगट सिंह ने उठाए सवाल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट से कांग्रेस की कलह फिर तेज हो गई है। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर बिजली खरीद करार रद्द करे। इससे पंजाब के सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने में मदद मिलेगी। सिद्धू की इस मांग को सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों पर निशाना माना जा रहा है। इस बीच प्रगट सिंह ने आने वाले चुनावों में अभी से अमरिंदर को सीएम चेहरा बताने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत पर नाराजगी जताई है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहां हर दिन कांग्रेस के घर में नया झगड़ा सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से आफत। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाराबंकी में सरयू उफान पर, तो गोरखपुर में बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग मुश्किल में। बाढ़ और बारिश ने ये हालात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिगाड़े हैं। यहाँ करीब 170 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राप्ती, घाघरा के साथ सहायक नदियों का पानी बढ़ने से ये आफत आई है। लोगों का जीना मुहाल है। खाने पीने को मोहताज लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है। अब देखिए बाराबंकी की ये तस्वीरें। यहाँ सरयू नदी में बाढ़ से बर्बादी हुई है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का पानी बढ़ गया है और यहाँ किनारे वाले इलाके में घुस गया है। 100 से ज्यादा गांव यहाँ भी प्रभावित हैं। बाराबंकी में बिगड़े हुए हालात को देखते हुए कई जगहों पर रेस्क्यू टीम तैनात किया गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाल कर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। धारचूला में बादल फटने से बड़ी तबाही। सैलाब की चपेट में आकर कई लोगों की मौत। रात के अंधेरे में इस तरह पहाड़ पर आफत आई। तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ बचकर भाग रहे हैं। अब देखिए रात की तबाही का दिन के उजाले में मंजर। तस्वीरें धारचूला की हैं। बादल फटने से यहाँ पहाड़ पर सैलाब आ गया। 7 लोग लापता हो गए, जिसमें से कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं। बादल फटने से आए इस सैलाब से कई घर भी बर्बाद हो गए।
बादल फटने से प्रभावित इलाके में एक झील बन गई है, जिसकी वजह से धारचूला पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। रात में श्री कृष्ण के जन्म के जश्न का है इंतजार। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। गोकुल मथुरा समेत देश भर में यह त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोहर गाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मथुरा को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जगह जगह भक्तों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ब्रज में जन्माष्टमी मनाने के लिए दूर दूर से कलाकार पहुंचे हैं। झांकियां सजी हैं, राम का दरबार लगा है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का बेसब्री से है इंतजार। रात 12 बजे पालकी पर सवार लड्डू गोपाल की पूजा के बाद उपवास करने वाले व्रत खोलेंगे। कश्मीर की गलियों में धूमधाम से मना कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा। हाथों में ढोलक और घंटियां, भजन गूंज रहे हैं भगवान कृष्ण के। ये शोभा यात्रा श्रीनगर के हब्बा कदल में निकाली गई। यहाँ कई मोहल्लों से होते हुए ये शोभा यात्रा लाल चौक के पास भी गुजरी। इससे पहले खराब हालात होने की वजह से इस तरह श्रीनगर में कृष्ण शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन अब 370 हटने के बाद का असर साफ दिख रहा है। श्रीनगर की इस शोभा यात्रा में भाईचारे की मिसाल भी दिखी। यात्रा कश्मीरी पंडितों ने निकाली और मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।